भावुक हुए सनोज, कहा 30 साल की सेवा का ये सिला दिया। नमाजियों ने अता की जुमे की आखिरी नमाज, की गई अमन चैन और भाईचारे की दुआ। पटना के जामा मस्जिद में हजारों नमाजियों ने अता की नमाज, सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने किया नामांकन, पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। कई राज्यों के सीएम और बड़े नेता रहे मौजूद। बिहार शरीफ स्टेशन पर आरजेडी युवा मोर्चा का हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने लगाई पुलिस जीप में आग। रेलवे में 50,000 खाली पदों को भरने की कर रहे मांग। दिल्ली में सीएम रघुवर दास ने की रेल मंत्री से मुलाकात, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन मामले पर हुई चर्चा। रेल मंत्री ने अपने चेयरमैन से की बात, उच्च स्तरीय कमेटी आएगी झारखंड। झारखंड में स्कॉलरशिप घोटाला, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर डकारी गई रकम, कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रमजान के पाक महीने में 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर जहां बिहार के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे राजद कार्यकर्ता और रोजेदार शामिल हुए, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार कैबिनेट के कई मंत्री, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद दिखे। इफ्तार के दौरान लालू यादव समेत राजद के कई बड़े नेता खुद मेजबानी में लगे थे। राजद ने इस इफ्तार का पटना संवाददाता अमित कुमार ने जायजा लिया। 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर दावते इफ्तार। इस इफ्तार पार्टी में महागठबंधन के तमाम दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद है। खुद इस इफ्तार पार्टी में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। 10 सर्कुलर रोड पर अमूमन हर बार रमजान के दौरान इस तरह के इफ्तार का आयोजन होता है और इस बार भी कई मायनों में ये खास है। और देखिए किस प्रकार जो महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दावते इफ्तार में हैं। लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का जो दावते इफ्तार का जो आयोजन किया है और साथ ही कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तमाम दलों के जो बड़े नेता खुद इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और कई मायनों में ये खास होता है। और जिस तरह से पूरे सियासी उठापटक है उसमें इस दावते इफ्तार का आयोजन की कई बिंदुओं पर जो नज़र थी, खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, क्या वो इस दावते इफ्तार में आएंगे। वैसे अगर कहा जाए जिस तरह का आयोजन इस 10 सर्कुलर रोड पर किया गया है, किस प्रकार चाहे वो दूसरे अन्य दलों के जो लोग हैं उन्हें भी आमंत्रित जरूर किया जाता है, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव के इफ्तार पार्टी के बाद साफ कहा कि उनका फैसला अटल है। जेडीयू इस तरह के फैसले लेती रही है और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि फैसला बदलने की जरूरत विपक्षी पार्टियों को है। वो नहीं चाहते कि बिहार की बेटी मीरा कुमार को हराने के लिए समर्थन करें। नीतीश ने कहा कि हर क्षेत्रीय दल का अपना अस्तित्व है। नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को आगाह करते हुए कहा कि उन्हें 2019 के लिए जीत की रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन विपक्ष मिलकर हार की रणनीति बना रहा है। हालांकि नीतीश ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की राजनीति से जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए। भी नीचे करिए थोड़ा। ये तो तात्कालिक रूप से हार की रही, इसका परिणाम सुस्पष्ट है, कोई शंका की गुंजाइश नहीं। और वैसी स्थिति में आपने एक सवाल बिहार की बेटी का भी किया, ये कहा जा रहा है। हमारा तो बहुत सम्मान है माननीय श्रीमती मीरा कुमार के प्रति, और जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार की बेटी होने से मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मंत्री रहते हुए, स्पीकर रहते हुए, इसमें कोई अलग राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, बिहार की बेटी की बात कही जा रही है, तो क्या बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए किया गया?
अरे बिहार की बेटी का चयन तो जीतने के लिए करना चाहिए। बिहार की बेटी के प्रति इतना सम्मान था, तो इसके पहले 2 बार अवसर। ठीक है भाई, आ रहा है आपका लोगो आ रहा है। राजीव जी अस्थिर रहिए। बिहार की बेटी याद नहीं आई थी, और मेरी समझ से अब भी उनको पुनर्विचार करना चाहिए और सचमुच बिहार की बेटी के प्रति सम्मान है तो 2019 में जीत की रणनीति बनाइए और 2022 में बिहार की बेटी को राष्ट्रपति अभी आप उम्मीदवार बना सकते हैं, और यह उम्मीदवार तो हारने के लिए, तो बिहार की बेटी का चयन हारने के लिए। पूरा भैया ऊपर करें। अरे जीतने के लिए तो चयन। राजेश भैया थोड़ा सा ऊपर। और यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव उसको इस रूप में लेना चाहिए मेरी समझ से। और हम लोगों ने इस बात पार्टी के अंदर पूरे तौर पर गौर किया है, और आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने हर पहलू को गौर करके यह निर्णय लिया, और यह निर्णय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्णय। और जहां तक जनता दल यू की बात है, ऐसे मसलों पर जनता दल यू स्वतंत्र निर्णय लेती रही है। हम लोग जब एनडीए में भी थे, तो जब प्रणब बाबू के खिलाफ और हामिद अली अंसारी के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए गए थे बीजेपी के द्वारा कि एनडीए में रहते हुए हमने उस पर ऐतराज प्रकट किया, और जब प्रणब बाबू राष्ट्रपति के उम्मीदवार घोषित हुए यूपीए की तरफ से, तो यह नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद शाम तक श्री सीताराम येचुरी जी का भी फोन आया था, उनसे भी बातचीत हुई और हमने अपनी भावना से अवगत कराया, और हमारी भावना बहुत स्पष्ट है, और वह यह है कि श्री रामनाथ कोविंद जी की जो भूमिका बिहार में रही है कि राज्यपाल के रूप में, वह सराहनीय रही है। उन्होंने निष्पक्षता के साथ बिहार में काम किया, और बिहार के राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, यह भी एक प्रसन्नता की बात है। इसके पहले जाकिर हुसैन साहब बने थे, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति तब राष्ट्रपति, और देश के प्रथम राष्ट्रपति तो बिहार के ही थे। अरे भैया टीवी थोड़ा नीचे रखिए यार, मुंह आ रहा है। देश रत्न राजेंद्र बाबू। तो ये देखकर अच्छा लगा था, और मैंने अपनी फीलिंग प्रकट की। उसके बाद पार्टी के अंदर पूरे तौर पर विचार करके यह निर्णय लिया गया, यह राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है। हम नहीं मानते हैं कि इसको कोई एक ऐसा मुद्दा बनाना चाहिए कन्फ्रंटेशन का, ऐसा हम लोग सोचते हैं। हम लोग अपनी ये बात जो विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें जाकर कह सकते हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद पटना आए और उन्होंने इस विषय पर अपनी राय इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर कही, उस पर कोई गौर भी नहीं करना है, तो फिर ये मुनासिब नहीं लगा कि उसमें जाइए और अनावश्यक इस बात पर अब चर्चा कीजिए, क्योंकि जब मन पहले ही बता दिया, जबकि जो पहले दिन हम अपनी भावना प्रकट की थी उससे ऐसा लगा था कि बैठकर बातचीत करेंगे, तो बैठकर अगर खुले मन से बातचीत करते तो हम लोग इस प्रकार से कन्फ्रंटेशन का मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। 2019 के जीत की रणनीति बनानी चाहिए और कैसे मुकाबला करेंगे। मैं समझता हूं कि 2019 के जीत की रणनीति नहीं, ये तो तात्कालिक रूप से हार की रणनीति है। इसका परिणाम सुस्पष्ट है, उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं। हमारा तो बहुत सम्मान है माननीय श्रीमती मीरा कुमार के प्रति, और जो सबसे बड़ी बात है कि बिहार की बेटी होने से मुझे भी बहुत गर्व की अनुभूति होती है। आरजेडी नेता सनोज यादव ने अपनी ही पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव पर जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज आरोप लगाया।
आरजेडी नेता सनोज यादव ने कहा कि 30 सालों से पार्टी की सेवा करने का उन्हें ये फल मिला है। सनोज ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की इफ्तार पार्टी की देखरेख में उन्हें लगाया गया था। उसी वक्त तेज प्रताप ने पहुंचकर इन्हें न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि इन्हें इफ्तार पार्टी से धक्के देकर निकाल दिया। सनोज ने रोते हुए बताया कि उन्होंने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। माइटर था हमें प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया था। आज इफ्तार पार्टी था 10 नंबर में, उसमें जिम्मेदारी दी गई थी। हमको स्वागत समिति का हमको जिस वहाँ पर बनाया गया था, पूर्वे जी के साथ नहीं थे हम लोग। और 1 घंटा के बाद जब हम लोग जाते हैं लालू जी के आवास पे तो इफ्तार की तैयारी में लेकर के, तो जैसे ही मतलब कि वहाँ पहुँचते हैं राबड़ी जी के आवास पे, आम के पेड़ से तो सुभाष मंदिर जी निकल करके और शब्दों को प्रयोग करते हैं कि पटना जिला के यादव सब गद्दार है। कई शब्दों से उन्होंने प्रयोग किया, कॉलर पकड़ के हम लोग को जैसे कि मरना पीना शुरू कर दिया, मार पीट करना शुरू कर दिया, घाट से निकाल दिया गया। यही दिन हमको देखना था। हमें राजनीतिक जीवन का 30 वर्षों का 30 वर्षों का संबंध हम लोगों को खत्म कर दिया। 30 वर्षों का ईमानदारी की सजा यही लोगों ने दिया। क्या कुछ पहले से भी चल रहा था? वो जैसा पहले से नहीं था, उसके बावजूद जैसे कि हम लोग जिसे चली थी यही दिन देखना था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने बच्चे को यही संस्कार दिए हैं कि आने वाले कार्यकर्ताओं को गाली दे करके नवाजा गया, पिलाया गया। हमको 30 वर्षों का हमने ईमानदारी उतारी के उन्होंने जगह दिया है। गोली मारने तक की उन्होंने धमकी दिया। और मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से मैं इस्तीफा देता हूँ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के घटक दल के नेता भी मौजूद थे। कोविंद का मुकाबला 17 विपक्षी दलों के उम्मीदवार मीरा कुमार से है। निरंतर विकास होता रहे और उसके निर्माण का सपना पूरा हो, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा। आज मैंने राष्ट्रपति पद का नामांकन प्रस्तुत किया। ये जो चुनाव है ये वास्तव में मूल्यों की, सिद्धांतों के, आदर्शों की लड़ाई है। और ये जो 17 दल इस समय साथ आए हैं, ये सिद्धांतों को लेकर के इनके मन में अटूट विश्वास है। और मैं जो अपना चुनाव का इस समय प्रचार कार्य करूंगी शुरू, तो इन सिद्धांतों के आधार पर करूंगी, इन 17 दलों के प्रत्याशी के रूप में। और इस समय मैं अपने निर्वाचक मंडल से यह अनुरोध भी करना चाहूँगी कि वो देश के भविष्य को और विशेष रूप से हमें जो ये विरासत मिली है कि हम बहुधर्मी देश हैं और सभी धर्मों को, सभी प्रकार की सोच को, सभी प्रकार की विचारधाराओं को साथ लेकर के जो हमारी ये जो संस्कृति है, ये जो हमारी धरोहर है, इसको ध्यान में रखते हुए हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं। उतना ही सत्य है जितना पूरब में सूरज का उगना, पश्चिम में डूबना। कांग्रेस की हठधर्मता के कारण यह स्थिति बनी। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कांग्रेस के साथ मिल बैठ के बात करने का, और मैं समझता हूं ये कांग्रेस की हठधर्मता देश की राजनीति के लिए उचित नहीं है। और अब आगे 17 को वही रिजल्ट आएगा, 17 को वोटों का रिजल्ट वही आएगा जो आज मैं कह रहा हूं। हमारी पार्टी और एनडीए ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और हमें पूर्ण विश्वास था कि जिस प्रकार से जेडीयू और अन्य 1-2 दलों ने समर्थन की घोषणा की, आने वाले दिनों में उत्तरोत्तर यह समर्थन बढ़ता चला जाएगा। विपक्ष को अब यह तय करना है कि वह चुनाव लड़कर चुनावी वीरगति को प्राप्त होना चाहते हैं अथवा वह इस विषय पर एक कंसेंसस के साथ आना चाहते हैं। मीरा कुमार जी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, उनके राजनीतिक जो उनका जीवन रहा है, तो वो काफ़ी
लंबा रहा है और काफ़ी प्रभावशाली रहा है। उनके पिताजी बाबू जगजीवन राम का बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आज़ादी से लेकर देश के निर्माण में। तो वो स्पीकर के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा उनकी भूमिका रही है। तो आज मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर उम्मीदवार विपक्ष के पास और कोई नहीं था। विपक्ष की भूमिका तो निभानी, और जब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, बीजेपी के पास बहुमत भी है, लेकिन विपक्ष ने भी एक अच्छे उम्मीदवार को खड़ा किया है। सिविल सर्विस में थी और बाबू जगजीवन राम की बेटी होने के नाते पूरा देश जानता भी है बहुत अच्छी तरीके से। तो जहाँ तक कैंडिडेचर का सवाल है, जो विपक्ष का उम्मीदवार है वो सत्ताधारी दल के उम्मीदवार से बेहतर उम्मीदवार। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा के बाद पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने केंद्र सरकार को बधाई दी और कहा कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए, जिससे राजधानी वासियों में खुशी हो। को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिले, इसके लिए पटना को उस दौड़ में शामिल कर लिया गया। इसके लिए हम भारत सरकार की एनडीए सरकार को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और पूरे पटना वासियों को भी हम इस बात की बधाई देते हैं कि पटना शहर को स्मार्ट सिटी के श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और पटना शहर का अब चौमुखी विकास होगा। बिहार में किसानों की कर्ज माफी पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कृषि रोड मैप के फेल होने और किसानों की उपज की खरीद नहीं होने पर किसानों के कर्ज माफी की मांग की। वहीं बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक ने किसानों के कर्ज को माफ कर दिया, जिसके तहत बिहार सरकार को भी किसानों के कर्ज को माफ करना चाहिए। वहीं बिहार सरकार ने किसानों के ऊपर कर्ज माफ करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार के किसानों की स्थिति बहुत फटेहाली वाली, और बिहार के किसान कई प्रकार के संकटों से गुजर रहे हैं। बिहार की कृषि को उन्नत करने के लिए जब हम लोग राज्य की सरकार में थे तो यहाँ कृषि रोड मैप हम लोगों ने बनाया था, कृषि कैबिनेट का गठन किया था, और उस कृषि कैबिनेट के माध्यम से, कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को उन्नत खाद, उन्नत बीज और उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले, मार्केटिंग की सुविधा बढ़िया हो, इसकी एक रूपरेखा बनाई गई थी और उस योजना को अमली जामा पहनाने का प्रयास हुआ था। देखिए, कृषि को लेकर के हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो किसानों के लिए ऐसा वातावरण तैयार करती हैं जिसमें किसान कर्ज के भरोसे खेती नहीं कर रहे, और इसलिए बिहार में कृषि कार्य में लगे किसानों को बैंकों के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे बहुत कम मामले होंगे जहां वो कृषि ऋण के लिए वो परेशान रह रहे होंगे। इसलिए कि चाहे वो आफसरी विधि से खेती का सवाल हो। कटिहार के मुफस्सिल थाना इलाके के उच्च माध्यमिक विद्यालय हाफलागंज के इंटर कक्षा की टेस्ट परीक्षा संपन्न की गई, जिसका रिजल्ट आने वाला है, मगर उत्तर पुस्तिका स्कूल के बगल की झाड़ियों में फेंका हुआ मिला। तमाम कॉपियों में नंबर तो जरूर ऊपर बैठा दिए गए, मगर कॉपियों के भीतर उत्तर के एवज में कोई भी नंबर नहीं है। शिक्षा विभाग के इस हालात पर अब छात्र अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होता देख काफी परेशान हैं। ये शिक्षा स्तर की दुर्भाग्य की बात है, और ये हमारे यहाँ पे जो इंटर कॉलेज है, यहाँ पे जो कॉपी बाहर फेंका गया है, इससे स्पष्ट साबित होता कि लापरवाही है। ये कॉपी इस तरह से बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए था, और जो कॉपी हम लोग अभी देख रहे हैं उसमें जो मार्क्स दिया गया है बच्चे को 20 में 8, उसमें तो मिलना चाहिए था 20 में। सीवान के मैरवा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 10 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ 6 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाइक और मोबाइल भी जब्त किया। पुलिस ने सीवान गिरफ्तार कर भेज दिया है। डुमरांव अनुमंडल में पुलिस ने बाइक लूट गैंग का खुलासा किया। 2 बाइक और तमंचे के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि पुलिस ने लूटी गई बाइक और बरामद असलहे को मीडिया के समक्ष रखा है। डुमरांव मंडल में खास करके सुंदरसा, नवानगर और बनेगा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल छिनतई की घटना घटी थी।
और कुछ 7-8 दिनों के अंदर ही 3 मोटरसाइकिल को छीना गया। त्वरित अनुसंधान करते हुए टीम जिसको गठित किया गया था उसने इस गैंग का उद्भेदन किया है। इसमें सारे अभियुक्त जो हैं वो सीमावर्ती जिले के हैं, सासाराम के और आरा जिला के रहने वाले। पटना सिटी में किडनी की बीमारी से जूझ रही नंदिनी से मिलने पटना मेयर सीता साहू पहुंची। मेयर ने नंदिनी के हाथ में 5,000 रुपए की सहायता राशि भी दी, जिसके बाद नंदिनी और उसके परिवार की उम्मीदें टूट गई। नंदिनी की दोनों किडनियां खराब है और कई नेताओं ने मदद का भरोसा दिया था, लेकिन जब मेयर ने सिर्फ 5,000 रुपए दिए तो परिजनों ने मेयर के आवास पर जाकर राशि लौटा दी। परिजनों का कहना है कि नंदिनी के इलाज में लाखों का खर्च होगा, ऐसे में ये राशि कुछ भी नहीं। काफ़ी राजनेताओं ने इनको आश्वासन दिया है इलाज के लिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उस पर क्या कहिएगा? सबसे बोलूँगी, सबसे मैं जितना होगा उन लोगों से जाकर उन लोगों से विचार विमर्श करके कहूँगी जो दीजिए। भागलपुर के बाद मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल किए जाने पर बीजेपी ने केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। वहीं जेडीयू ने कहा कि बिहार के 1-2 शहर स्मार्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए स्मार्ट गांव बनाने के लिए नीतीश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। चाहिए उससे भी दूर है, लेकिन स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद अब पटना और मुजफ्फरपुर की जो जनता है उसको जहां सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, वहीं आज बदलते हुए दुनिया में जो आधुनिक सुविधाएं हैं, खास करके छात्रों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। निश्चित हमारी कोशिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार लिया है और जो इस दिशा में जो बड़े कदम उठाए जा सकते हैं उसके लिए पटना तैयार है, ये केंद्र सरकार ने भी मान लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा था कि स्मार्ट सिटीज़ तो बहुत कम संख्या में बन पाएंगे। बिहार के हर गांव को स्मार्ट गांव बनाना और शहरों को बेहतर आधारभूत संरचना देना राज्य सरकार का निश्चय है। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित रोड नंबर 7 से एक विमल कुमार नाम के होम्योपैथिक डॉक्टर को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महिला मरीज ने क्लिनिक में छेड़खानी का आरोप लगाया है। कहना है कि अपने भाई का दवाई लेने के लिए गई हुई थी। ये जो डॉक्टर हैं 50-55 वर्ष के डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं पेशे से। ये इनके द्वारा इनका हाथ पकड़ लिया गया और भद्दी बातें और अश्लील हरकतें करने की कोशिश की गई और महिला ने अपना वहाँ से भागते हुए पुलिस को। बीएसईबी की व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। मैट्रिक में भी 50% बच्चे ही पास हो सके। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है। जब हमने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि सरकार के स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को अभी तक किताबें नहीं मिली है, जबकि सरकार ये किताबें मुफ्त देने का दावा करती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रामराज प्रसाद ने इसे विभाग की बड़ी चूक बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिला मुख्यालय से 29,000 किताब की डिमांड की गई है, लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हो सकी। विद्यालय में अभी किताब नहीं मिला है। सर बोलते हैं कि अभी विद्यालय में किताब नहीं आया है। जब सर ब्लैक बोर्ड पर देते हैं वो लोग हम लिखकर हम लोग घर पर याद करते हैं। बोलते हैं हमारे सर बोलते हैं कि अभी किताब नहीं मिला है। हम अपने दोस्त के कापी से पढ़ते हैं। अभी हमारे विद्यालय में कापी नहीं मिला है। हम 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। किताब नहीं अभी मिला है? अभी किताब नहीं मिला है। तो पढ़ाई भी कुछ भी नहीं हो पाता होगा? घर पे कैसे पढ़ती हो? अपने दोस्त की बुक से पढ़। धनबाद में बढ़ते क्राइम को देखते हुए कोयला परिक्षेत्र बोकारो डीआईजी प्रभात कुमार धनबाद पहुंचे और वरीय पुलिस अधीक्षक और एसपी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ईद और रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए गए। अभी बेसिकली 2-3 पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे सभी लोगों को बुलाए हैं, खास करके डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स को। एक पहली मीटिंग हम लोगों ने सीनियर एसपी के साथ, सिटी एसपी और रूरल एसपी के साथ की थी, जिसमें जो मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होते रहते हैं हम लोगों को और टाइम टू टाइम जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलता है उन सभी चीज़ों को डाउन द लाइन अपनी तरफ से एक बार क्लियर करने के लिए। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ासी गांव से 200 लीटर देशी महुआ शराब पुलिस ने मुफस्सिल थाना की मदद से बरामद किया। शराब के पीछे किसकी संलिप्तता है, ये जांच की जा रही है।
धनबाद के मस्जिदों में नमाज अता करने के लिए नमाजियों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। महीने के रमज़ान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमे के नमाज के मौके पर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। वहीं ईद की खुशी को लेकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी दिखी। में जो रमज़ान महीना है 12 महीना में सबसे पावन महीना है, लेकिन ये जो आखिरी 3 दिन जो बचा है, जो आज अलविदा जुमा है, जो आज है, इस बात का संकेत देता है कि अब हमारे बीच से रमज़ान जा रहा है। एक ऐसा महीना जो पूरे साल में एक महीना सबसे अलग होता है, बड़ा महत्व रखता है, जो सिर्फ भूखे प्यासे रहने का मायने मतलब नहीं रखता है। ये बताता है इस्लाम धर्म में त्याग, जो भूख के साथ अपनी आँखों का, अपने जज्बातों का, गलत कामों पर खुद की बंदिश का। बोकारो के 19 गांव को पंचायत का दर्जा देने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर लोगों ने मजदूर संगठन समिति के बैनर तले जुलूस निकाला। बीएसएल के एडीएम बिल्डिंग के पास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। समिति पिछले 4-5 साल पहले ही कार्यसूत्री एजेंडा सौंपी हुई, जिसमें विस्थापितों का मांग है, मजदूरों का मांग है, और हमारे जो सबसे बड़ी समस्या है 19 विस्थापित गांवों को पंचायत में भी नहीं रखा गया है और न ही नगर निगम में रखा गया है, और न ही सीएसआर के तहत बीएसएल भी कुछ काम कर रहा है। हम लोग विधि व्यवस्था मेंटेन करने आए थे। वार्ता जिनको करना है वो हमारे कार्यालय में आएंगे, उस पर एजेंडा के साथ आएंगे तो वार्ता होगी। यहाँ पर इन लोग का जुलूस प्रोसेसन था। हम लोग प्रोसेसन के मद्देनजर विधि व्यवस्था धारण के लिए यहाँ पर थे। और इस जमशेदपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घाटशिला के प्रखंड कार्यालय में छापेमारी कर जेई विकास सिंह को 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। घाटशिला के कूदूडीह गांव में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य 2.5 लाख रुपए की लागत से प्रखंड कार्यालय की ओर से कराया जा रहा था और इसमें लाभुक समिति के द्वारा 2,40,000 रुपए की निकासी की जा चुकी थी। कुछ राशि की निकासी के लिए योजना की फाइल को पूरा करना था। इसी को लेकर जेई ने रिश्वत की मांग की थी। सीबी की टीम जमशेदपुर की ये रेड करके रंगे हाथों जेई हैं एक विकास सिंह, उनको घूस लेते पकड़ा गया और इनकी जिम्मेवारी थी कि एक 2.5 लाख का सड़क वहाँ ग्रामीण सड़क बन रहा था, उसको पास करने का और बिल पास करने का और बाकी एमबी बुक में साइन करने की जिम्मेवारी थी। पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के डगरा पंचायत के वीगू राम नाम के पंचायत सेवक को एसीबी की टीम ने 10,000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता रिंकू सिंह ने पीसीसी सड़क निर्माण कार्य की राशि की प्रथम निकासी के लिए रिश्वत दिए जाने की शिकायत की थी। ईद और रथ यात्रा के मद्देनजर बोगालो जिला प्रशासन चौकसी बरत रहा है। त्योहारों के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर डीसी राय महिमापत और एसपी वाईएस रमेश ने जिले भर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए गए। ब्लॉक का हर पंचायत तक का, हर ग्राम तक का कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए कि हर जो भी सरकारी व्यक्ति है, चाहे वो स्वयं वो हो, आपका कृषक मित्र हो, चाहे वो पंचायत सेवक हो, उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक कंट्रोल रूम में होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में होना चाहिए। आने वाले जो रमज़ान के ईद है और जगन्नाथ रथ यात्रा का फेस्टिवल है, उसको लेके भी आज विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। विशेषकर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स का जहाँ पर भी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा होगा या कहीं बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो है आज जो है बहुत सारे लोगों को हमने दिशा निर्देश दिया गया है। 13वीं झारखंड राज्य पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2017 का जैपवन ग्राउंड में समापन हुआ। इस मौके पर राज्य के खेल एवं पर्यटन मंत्री अमर बाउरी भी मौजूद रहे। राज्य डीजीपी डीके पांडे समेत पुलिस के तमाम वरीय अधिकारी समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। खेल मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। झारखंड के समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग की उपलब्धियों को विभागीय मंत्री लुइस मरांडी ने साझा करते हुए सरकार के लक्ष्य को गिनाया, जिसके तहत कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 34 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की जानकारी दी गई। विभाग ने वो नियमावली गठित कर लिया है और इसके बाद अब 500 शिक्षकों की नियुक्ति कल्याण स्कूल के लिए होगा। ये रास्ता
क्लियर हो गया है। तो उसमें शुरू में हम लोग मैंने पहले दिया जाता था 14,590 पर चाइल्ड, लेकिन इसका इस दर में वृद्धि करते हुए इस समय हम लोगों ने 32,410 किया गया है। अब हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।